मैंने कल आपको 2-5 बातें बताई थी। आज पूछने का दौर है, आज मैं पूछता हूं। तो हे माताओं बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। हे माता श्री विराजमान भव। अरे एक तो सम्मान दे रहे हैं, एक ऊपर से भड़क रहे हो, तो फिर क्या कहें बताओ? अनारकली कहें या नूरजहां? करे शांत। तो मैं एक तो रेस्पेक्ट दे रहा हूं, ऊपर से भड़के जा रहे हैं। खैर मजाक की बात है, बुरा मत मानना। चलो तो दोस्तों सुनो रे, वो मैंने कहा था तुम्हें, वो कोने में पड़ गया हो क्या? या हालत कल के जैसे ही है? सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है? हाँ तो कोने से बताओ। अरे कोने में बैठा है, सुन नहीं रहा क्या? खड़ा हो जा और बता। नहीं तू ये बता कि कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था उसके 7 अंक फटाफट आने दे। अरे बाकी मत बोलो। ना उसे पता ना मुझे पता, हम दोनों हैं लापता। बैठ जा। खैर क्या कहें, हाल खराब है। चल बता, ये दोनों छोरियां जो पास पास बैठी इधर उधर घूर रही हैं, हाँ चल खड़ी हो जा। अरे मैं हाथ लगाऊंगी कन्ना आके। हाँ अरे राजी राजी खड़ी होगी कि मैं आऊं? हाँ बता। सप्तांग सिद्धांत जब मैं बोल दियो कि खड़ी हो जा। हाँ स्वामी दुर्ग अमात्य सही है, 3 ओके। चल चल बचेड़ा तू बता, बैठ जा। स्वामी दंड जनपद। अरे वाह वेरी गुड, या तो होशियार है। कद हुई थी बेटा? चल बता। मंत्री परिषद का नाम, मौर्य काल के मंत्री परिषद का नाम। बस मेरी तरफ देखना, बोर्ड की तरफ मत देखना। अरे पारिसा देख, वो लिखा ऊपर ही ऊपर पारिसा। बैठ जा, याद करो याद। चलो कोई ना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मौर्यकालीन मंत्री परिषद जो है उसे आज जैसे मंत्री परिषद है ना बच्चों, आज की मंत्री परिषद के 2 भाग होते हैं। अरे होते हैं क्या? आज की मंत्री परिषद के 2 भाग होते हैं। एक उसमें विशेष मंत्री होते हैं, एक उसमें विशेष मंत्री होते हैं जिन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, खास मंत्री, विशेष मंत्री और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये भी खास होता है। बाकी नीचे राज्य मंत्री, और वो भी स्वतंत्र कार्यभार वाले। एक राज्य मंत्री वो जो अधीनस्थ कार्यभार वाले, समझ रहे हो? और एक होते हैं छोटे मोटे उपमंत्री। चारों को मिलाकर कहते हैं मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में आज इस कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद का एक छोटा भाग होता है। जब कोई आपसे पूछे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है तो बताओ, बता रहे बावली? मंत्री परिषद का छोटा और ऊंचे मंत्रियों का जो भाग होता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ी रामायण? ओके। तो कैबिनेट मंत्रियों की तरह
उनकी मंत्री परिषद, मैं मौर्यों की पढ़ा रहा हूं, ये आज की बता दी मैंने, मैं मौर्यों की बता रहा हूं। मौर्यों में मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? पारिषद। मौर्यों के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? रबड़। मंत्री ने कल लिखाया तो था, कितने मंत्री? कौन कौन से? पुरोहित, युवराज, अरे वाह, वेरी गुड, सेनापति। तो ये हुई ना बात। तो मौर्यों में भी आज की तरह मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होता था, और उनका जो मंत्री परिषद होती थी उसका नाम था पारिषा, और उनका जो मंत्रिमंडल होता उसे कहते थे, अरे क्या मंत्री ने का वेतन बताया था कल मैंने? 48,000 पण, कैलकुलेट करके भी बताया था, याद है ना? 48,000 पण लेना होगा तो पण पढ़ना पड़ेगा आपको। पण का मतलब है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है। फिर इसके बाद में शेष जो राज्य मंत्री उपमंत्री जो है उनको कहते थे तीर्थ। क्या कहेंगे? तीर्थ। एक बार RS मेंस की बात है, मैं दे रहा था परीक्षा प्री फाइट करने के बाद, वहां पूछ लिया अर्थशास्त्र के तीर्थों का वर्णन करें। 5 नंबर का प्रश्न, 50 शब्दों में देना था उत्तर। अब भाई साहब मेरे याद ही नहीं आया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को तो पता था कौटिल्य का है, तो फिर मैंने सोचा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किन किन महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख होगा वो पूछ रहे हैं। मेंस में 50 शब्दों में लिखा, अर्थशास्त्र में भारत के महत्वपूर्ण तीर्थों में प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। हरिद्वार, द्वारिका, पुरी जैसे तीर्थों को विशेष उल्लेख किया गया है। खूब गप्पे मारे तीर्थ बता बता करके, लेकिन वास्तव में वो तीर्थ ये थे ही नहीं। एग्जामिनर चिढ़ गया होगा, उसे पता लग गया होगा कि टोटल बकवास करने वाला झूठा इंसान है, इसको तो RS अधिकारी बनाना ही नहीं है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर कटौती करते हुए नंबर आए, सिलेक्शन तो होना नहीं था, मेंस दे करके रह गया। तो इस प्रकार से तीर्थ जब आपसे पूछ लें तो तुम कहीं पुष्कर जी तीर्थ मत बताना कि तीर्थराज पुष्कर, नहीं, ये अर्थशास्त्र के तीर्थ है। और इन तीर्थों की संख्या कितनी टोटल? 18 के अंदर वो भी शामिल है जिसको हम मंत्रिणय कहते हैं, तो मंत्रिणय वाले भी शामिल है, ठीक है, ओके। अब इनको तीर्थों को याद करो तो समाहर्ता बोले तो तुम्हारे पास में जो टैक्स है ना, सामान, जितना धन सामान, आजकल पैसे को सामान कहते हैं लोग बाग। वो जैसे किसी को दे के आना हो, भाई जैसे कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, मैंने भी खरीदा था, 50 लाख रुपए दे के आने थे, तो उसने कहा कि ना ऐसे मत बोलना, फोन टेपिंग होती है, ऐसे बोलना सामान लेकर के आया हूं कहां छोड़ूं। तो मैंने कहा सामान लेकर के आया हूं कहां छोड़ूं, वो भी समझ गया, मैं भी समझ गया, फोन में भी सामान का सामान ही रहा। पैसे को आजकल क्या कहते हैं? और सामान का हरण करने वाला क्या है होगा? समाहर्ता। बोले तो कर संग्रह लेने वाला, तो आप सबसे सामान ले लेने वाला क्या कहलाएगा? समाहर्ता। और अपने समीप सामान का ढेर करने वाला सन्निधाता, अर्थात कोषाध्यक्ष। तो सामान को अपने पास धात की तरह रखने वाला आधाता, सामान आधाता, सन्निधाता, समीप, समीप इसको कहते हैं समीप धाता, समीप धरता। क्या धरता बेटा? अरे पैसे, पैसे को ला ला करके समीप धरता, वो कहलाता क्या? तो पैसे होते हैं किसके पास? कोषाध्यक्ष के पास। मैं इनमें ये बातें हैं नहीं, मैं तो मेरे को जैसे याद हुआ ना वैसे आपको याद करा रहा हूं, कि आप सोचो कि ये का यही अर्थ था मौर्य काल में ना। प्रदेष्टा कलेक्टर साहब को कहते थे, कलेक्टर साहब का उस जमाने में नाम क्या था? प्रदेष्टा। आपको याद हो तो शिलालेख नंबर 3 याद करो तो, अरे बोलो, प्रदेष्टा का उल्लेख है 3 अधिकारी, शिलालेख नंबर 3 कौन कौन से? प्रदेष्टा, युक्ता, राजूकोर, प्रादेशिक। प्रादेशिक मतलब क्या है? प्रदेष्टा। तो कलेक्टर साहब है उस जमाने के कलेक्टर साहब, ये
और कलेक्टर साहब जो है वो क्या करेंगे। और चूंकि परिवार में झगड़े हो जाते थे, बापूजी कहते 4 बेटे, एक बेटा नालायक निकल गया, दूसरी जात की छोरी ले आया, मेरी इज्जत कटवा दी, मेरी नाक भी कटवा दी, मैं उसे निकालूंगा। निकाल दिया, संपत्ति से बेदखल कर दिया। 100 बीघा जमीन, पहले 4 बेटे, 25-25 बिगानी थी, एक को निकाल दिया। अब 33 या उसे कुछ ज्यादा तकरीबन आने लग गई। चौथा बेटा जिसको निकाला था उसने केस कर दिया। उसने कहा मैंने इंटरकास्ट मैरिज तो की, कोई अपराध थोड़ी ना किया, जो मेरा जीवन है, जो मुझे पसंद है, उसके साथ रहने का मुझे हक है। बापूजी के साथ रहने का बापूजी को यदि पसंद नहीं हो तो कोई हक नहीं है, लेकिन संपत्ति में मेरा हक है। तब वो मामला न्यायालय में जाएगा और वो न्यायाधीश जो है व्यवहारिक तौर पर कि नहीं जी बाप बेटे लड़ना ठीक नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो वो भी तो लड़की है, वो भी किसी के माँ बाप की बेटी है, तो व्यवहारिक तौर पर बाप बेटे में समाधान निकालने वाला, तो संपत्ति संबंधित विवादों का फैसला करने वाला कौन? व्यवहारिक। मैंने बताया आपको। प्रशासक को उस जमाने में क्या कहते थे? आज शब्द जो प्रशासक बना है, तुम प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, ये प्रशासक शब्द आया ही मौर्य काल से। मौर्य काल में प्रशासता शब्द से बना है प्रशासक। ते प्रशासक यानी कि प्रशासता अर्थात वर्तमान प्रशासक, कागजात और लेखा प्रमुख। इसके बाद में दोस्तों कौन है? नगर का प्रमुख कौन? आजकल मेयर कहते हैं, तो मेयर का मतलब उस जमाने का नागरिक। नगर का प्रमुख नगर, अरे बावड़ी नगर का प्रमुख नागरिक। हाँ, नागरिक नहीं है बेटा, ये नागरिक है। कहीं आप सोचो नागरिक, नगर से संबंध है इसका। मेयर, आजकल का जो मेयर होता है वैसी पोजीशन है। आठविक, ये तुम रट लो, गुप्त काल में भी आएगा। अट्टव का मतलब होता है जंगल। अट्टव का मतलब है जंगल। संस्कृत में अट्टव शब्द का अर्थ है जंगल, और जंगलों में रहने वाले जनजातियों को कहते हैं आठविक। आठविक। तो वन्य जनजातियों का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाएगा? आठविक। कहां रहते हैं बेटा ये आठविक? अट्टव में। अट्टव में जो रहता है वो आठविक है बावड़ी। तो आठविक, ठीक है। दुर्गपाल दुर्गों का प्रमुख है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। दंडपाल, दंड का मतलब सेना है, पहले भी बताया था। अरे नहीं बताया क्या? मैंने सप्तांक सिद्धांत में बताया था कि सेना को क्या कहते हैं? दंड। तो सेना को सामान की आपूर्ति, खाने पीने आदि, तलवार आदि, धनुष वगैरह, उसे दंड को पालने वाला, सेना को पालने वाला क्या कहलाएगा? दंडपाल। ओके। अंतःपाल, ये उल्टा है। अंतःपाल में लगता है आंतरिक सीमा पर, यानी जैसे आपको याद हो तो भारत और चीन के बीच की सीमा, दोनों साइड सेना पड़ी है, और यहीं पर उत्तराखंड में एक आखिरी गांव है। कौन सा गांव? आखिरी गांव जिसको आजकल नाम कर दिया पहला गांव। नहीं पता? कोई बात नहीं। तो ये आखिरी गांव जो है उत्तराखंड का कौन या कोना, तो ये इसको उत्तराखंड का, पहले इसको अंतिम गांव कहते थे। अंतिम गांव सीमा पर स्थित था, इसलिए इसका प्रमुख जो होगा अंतिम गांव का, वो कौन होगा? अंतःपाल। अंतःपाल यानी अंतिम गांव का प्रमुख, अंतिम क्षेत्रफल का प्रमुख, अंतिम सीमा का प्रमुख कौन होगा? अंतःपाल। अंतःपाल मतलब सीमाओं का प्रमुख। और द्वार पर, राजमहल के द्वार पर, राजमहल है, ये राजमहल है, ये जो बहुत बढ़िया ये महल है,
और इस महल में महल है और महल का ये मेन गेट है। तो इसमें जैसे रानियों के महल है, ये राजा का दरबार है और ये मंत्री संतरियों का है मामला। इधर और कोई दरबार है, इधर राजा के पीने खाने की व्यवस्था है। महल है बहुत बड़ा। इस महल के द्वार पर, गेट पर जो तलवार लेकर के खड़ा रहेगा कि बोल जाना है कि नहीं जाना, आउट जानेगा, जबरदस्ती काट दूंगा। जो द्वार पर खड़ा रहेगा उसे कहेंगे द्वारिक। राजमहल की रक्षा का प्रमुख कौन है? द्वारिक। द्वारिक है, इसको ठीक करो, मैंने द्वार लिख दिया, द्वारिक। द्वारिक यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे द्वारिक, द्वारिक, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ना? अब बच्चों, राजा की रक्षा करने के लिए ज्यादातर महिलाएं गुप्तचर वो बनाई गई थी। मैंने बताया था पहले भी, महिलाएं गुप्तचर ज्यादा बनाई गई थी और महिलाओं को ज्यादा अंगरक्षक बनाया गया था मौर्य काल में। क्यों बता रहे बावली? ये तेरे बगल में है, इसको बता, बोल इसको कि बताए। ये बता। कुछ नहीं पता, चलो ठीक है। तो तू बता कि महिलाओं को ये मौर्य काल में सबसे ज्यादा गुप्तचर क्यों बनाया गया? महिलाओं को ही सबसे ज्यादा अंगरक्षक क्यों बनाया गया? बताओ बेटा। अरे कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो बात है, कुछ तो खास है महिलाओं में। दो कारण है। एक, महिलाएं धोखेबाज नहीं होती। ये उस जमाना, तुम्हारे पेट में पचे तो ठीक, नहीं पचे तो ठीक, ये है फैक्ट, ये सत्य है। तुम्हें दर्द होता है तो हो, लेकिन आज नहीं, आज से 2300 साल पहले जो सत्य था वो आज भी है, ये सत्य है। पुरुषों ने अंगरक्षकों के रूप में पहले जिन राजाओं की रक्षा करता था उन्हीं पर वो सबसे पहले वार करता था, पैसे खा करके। आपने मौर्य काल में देखा राक्षस को गणानंद की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया आदमी पैसे लेकर के चुपचाप साथ छोड़ के चला गया, नहीं देखा? उस जमाने में नहीं, आज भी। इंदिरा गांधी भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, उसकी हत्या किसने की? उसके दोनों बॉडीगार्ड अंगरक्षकों ने। पुरुष की फितरत है धोखा करना, ये फैक्ट है, ये सत्य है। गलत बात कहा, ये ही सत्य है। इतिहास गवाह है, आज नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, 2300 साल पहले का तो लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं तो उठने दो, फैक्ट यही है। तो महिलाओं को अंगरक्षिका बनाए जाने के पीछे का कारण है विश्वासघात नहीं करती थी। हाँ, कोई छोटा मोटा झूठ वूठ बोल लेती, छोटा मोटा धोखा वोखा कर लेती है, लेकिन जीवन लेने का धोखा वो कभी नहीं करती है, ये फैक्ट है। अरे छोटी मोटी बात पर झूठ बोल लेना ये नॉर्मल है, लेकिन बहुत बड़ा धोखा वो नहीं करती। तुम्हारे जचे तो मानो, नहीं मानो मेरे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, 2300 साल से इतिहास की घटनाएं घटित तो हो गई। यही सत्य था और ये सत्य है और रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ, मान लिया ना? ओके ओके। अब बात दूसरी, महिलाएं वेश बदलने में माहिर थी, वेश बदलने, इसलिए गुप्तचरी अच्छी तरह से कर सकती हैं। साथ में जिसके लिए काम करेंगी, छोटा मोटा लालच अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा धोखा उन्होंने कभी नहीं किया, इतिहास गवाह है। इसलिए उनको सबसे ज्यादा अंगरक्षक बनाया जाता था।
अंगरक्षक अंतर्वेश में, अंतर्वेश महिलाओं को, वो महिलाएं कभी पुरुषों का वेश बनाती थी, कभी महिलाएं ग्रामीण महिला का वेश बनाती, कभी वो महिलाएं व्यापारीन का वेश बनाती, बंजारन, कभी वो महिलाएं नर्त्यांगना का वेश बनाती, कभी वो महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी का वेश बना लेती, और गुप्तचर के रूप में रहते हुए, दूर रहते हुए शासक पर निगाह रखती कि कोई इसको खतरा तो नहीं है। अंतर्वेशिक वेश में धारण करके, वेश धारण करके रक्षा करने का काम। तो ये अंगरक्षक प्रमुख। कर्मांतिक जहां काम होता है, कर्म होता है, शाही कारखाने, शाही कारखानों का प्रमुख क्या कहलाएगा? कर्मांतिक। कर्मकार, कुंभकार, ये कारखानों में काम करने वाले लोगों को कहा जाता था कर्मकार, कुंभकार। ओके। और नायक, नौ सैनिकों पर जो होता था अधिकारी, नौ पर नायक, नौ वाला नायक। ओके। और अगला दोस्तों कौन सा बच गया बताओ? 18वां। मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो ये तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपसे पूछूंगा, एक बार आप देख लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला मंत्री ने मतलब मौर्यकालीन मंत्रिमंडल, 3 आदमी है। कौन कौन है? पुरोहित है, सेनापति है और युवराज। इनका पेमेंट, शेष मंत्री परिषद के सदस्यों को कहा गया अर्थशास्त्र में तीर्थ। क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। और इन तीर्थों की संख्या 18, अष्टादश तीर्थम, 18 तीर्थ अर्थशास्त्र के। इन तीर्थों में 3 वो शामिल है। बाकी तीर्थों को यदि हम देखें तो पहला कौन सा है? समानार्था। समानार्था कौन है बताओ? ओके। तो ऐसे तो तुम बस में नहीं आने दोगे, ऐसे नहीं, ऐसे। अब पूछूंगा, हाँ बताओ समाहर्ता का क्या काम था? और जो राजकोष को अपने पास रख करके उसका कोषाधिकारी था, उसे क्या कहते थे? दीवानी न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यवहारिक। तुम क्या सोचते हो क्रम से पूछूंगा? नहीं। तो जो दीवानी न्यायाधीश था उसे क्या कहते थे? और जो फौजदारी न्यायाधीश था उसे प्रदेष्टा। वेरी गुड। और प्रशासक को, और जंगल में जो होते थे उनके, और नगरों के प्रमुख को। और तरीके, आप पहली बार में आपने चौके मार दिए। तो दोस्तों, सेना को सामग्री सप्लाई करने वाला दंडपाल। दंड का मतलब सेना। वेरी गुड। दुर्गों का प्रमुख और सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रमुख, कारखानों का प्रमुख कर्मांतिक। वेरी गुड। गुप्तचरों का अंगरक्षकों का प्रमुख अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक। और राजमहल का सुरक्षा अधिकारी, द्वार पर खड़ा है ना तलवार लेकर। और 9 सैनिकों का प्रमुख नायक। ओके यार, तुम एक बात बताओ, इस क्लास को यदि मार्गदर्शन और दिशा मिले तो इसके 80% विद्यार्थी सिलेक्शन योग्य हैं। ये तय है। यदि तुम्हें सही दिशा और दशा मिले और कोई आप पर काम करे और मेहनत करे, तो मैंने पहली बार मेरे पिछले 10 साल 11 साल के इतिहास में हाथों हाथ याद करके और रिप्लाई करने वाली स्मार्ट क्लास, ये मैं तुम्हें जूठा चढ़ाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं चढ़ाता नहीं हूं, मैं उतारता बहुत हूं, लेकिन ये बात सत्य है। मेरे दिल में ये बात आई है, इसलिए मैंने सत्य कहा। तुम्हारे अंदर मोर देन इंटेलिजेंस, ये क्लास 20% तो फालतू है। क्या
80% विद्यार्थी जो है ना, वास्तव में यदि उन पर काम किया जाए, यदि वो मेहनत करें, तो सिलेक्शन उनका हो सकता है, राजस्थान में नाम हो सकता है। याद तो कर लेते हो तुम ये बात। तो चलो खैर, एक बात और बता दूं कि ये जो तीर्थ होते थे, तीर्थ, इन तीर्थों को जो वेतन दिया जाता था 12,000 पण, 12,000 पण दिया जाता था। तो 12,000 पण दिया जाता था, ये मैं आपको बता दूंगा। और अब आपके, क्योंकि प्रशासन में महत्वपूर्ण बात तो खत्म हो गई है, रटने वाली बात रट गई है, समझने वाली बात समझ ली। कुछ एक राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन की कुछ बात और पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये जो तीर्थ होते थे, तीर्थ या जो मंत्रिणय होते थे दोस्तों, इन दोनों से मिल करके मंत्री परिषद बनती थी, जिससे हम लोग कहते हैं परिषद। तीर्थों की संख्या 18 और उन्हीं में से 3 ये होते थे, कौन? मंत्रिणय के सदस्य 3। और पारिसा की टोटल संख्या कितनी होती थी? 18। इसलिए तीर्थ जो होते थे वो पारिसा भी होते थे, लेकिन उन्हीं में खास को मंत्रिणय कहते थे, बड़े मंत्री जी। और दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में रहा करते थे मंत्री, ये मौर्य शासकों के पास, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहा करते थे। ये सम्राट अशोक के पास रहा करते थे। उनके साथ रह करके और ये काम किया करते थे, निर्णय लिया करते थे। आज भी आपको मैं ये बात बता दूं, आज से तुलना कर लो, तुम्हें डबल चीजें समझ में आएंगी। एक तो पॉलिटी भी बड़ी आसान भाषा में समझ में आ जाएगी, और साथ में मौर्य काल भी समझ में आ जाएगा। आज हमारे जयपुर में सचिवालय है क्या? और यहां राजस्थान की जो सरकार है, उस राजस्थान सरकार के निर्णय लिए जाते हैं। सचिवालय में 2 प्रकार के लोग बैठते हैं। एक, सचिवालय में कोई भी जो विभाग होता है, चाहे वित्त विभाग है, चाहे वो गृह विभाग है, चाहे कोई भी विभाग, शिक्षा विभाग है, कोई भी विभाग, हजारों विभाग जितने भी, उन विभागों के शीर्ष पर होते हैं मंत्री। मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री। लेकिन मंत्री होते हैं आड़ू। आड़ू, कुछ नहीं पता होता उन्हें, कछु नहीं आता। शासन करने का काम आईएएस और आरएस अधिकारी करते हैं। ये मंत्री आया राम गया राम, 5 साल बीजेपी के आ लेते हैं, 5 साल कांग्रेस के आ जाते हैं, किसी को नहीं पता कौन बनेगा। अनुभव ढंग से होता भी नहीं है, ज्यादातर टाइम फील्ड में लगता है, फील्ड में पंचायत करते रहते हैं, जहां विधानसभा, जहां से जीत करके आए हैं। इसलिए इन मंत्रियों को विभागीय जानकारियां नहीं होती। लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी, ये आईएएस, ये आरएस, ये सिलेक्शन के बाद 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं और अनुभव होता है इन्हें, एक ही विभाग में काम करते करते पारंगत हो जाते हैं, नियमों के जानकार एकदम। और चूंकि पढ़ लिख करके आते हैं, योग्य होते हैं, इसलिए सरकार मंत्री नहीं चलाते, सरकार चलाते हैं प्रशासनिक अधिकारी। इसलिए राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती रहती है, जाती रहती है। कोई आपने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखा क्या? वैसा ही राजस्थान चल रहा है, वही हाल, वही डालर, वही ड्रा, क्योंकि प्रशासक वही है। ये मंत्री आकर के यूं वादे करते हैं कि हम आकाश में सीढ़ियां लगा देंगे और स्वर्ग तक जो है वो चंद्रमा को बीच में वाया एक होटल खोल करके स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ये झूठे वादे हैं, बकवास हैं, यूं ही करते हैं, चुनाव के टाइम यूं करते रहते हैं बकवास, कुछ नहीं होता। क्योंकि यदि ये कहते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री भी कहे ना कि मुझे इस साल 1 लाख लोगों की भर्ती देनी है, तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी, वित्त सचिव साफ मना कर देता कि संभव नहीं है, नहीं दी जा सकते। क्यों? वेतन देने के लिए पैसा नहीं है और जनता पर टैक्स बहुत ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। यदि टैक्स लगाया गया
तो सरकार, जनता सरकार के खिलाफ होगी, आपके खिलाफ होगी। मुख्यमंत्री चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि कानून की ज्ञाता, उनको पता है एक पैसा कहां से आता है और वो एक पैसा कहां जाता है। तो वास्तव में शासन करते हैं सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, वो निर्णय लेते हैं। तो कहने के लिए सचिवालय में सचिव हैं, वहां हालांकि नाम चलता है मंत्रियों का, लेकिन मंत्रियों के पास टाइम कहां है? एक दूसरे की आलोचना करनी, टांग खिंचाई करनी, कपड़े खींचनी, दो एक दूसरे को नंगा करने में टाइम नहीं उनको। इसलिए मंत्रियों की बजाय सचिवों की चलती है, और ये सचिव निर्णय लेते हैं, और जो सचिव निर्णय ले लेता है सचिवालय में, वो का वो विधानसभा में जाकर के उसे पास करना होता है। ठीक है, लेकिन क्या ये निर्णय ले लिया गया तो क्या लागू हो गया? अरे हुआ क्या लागू? नहीं। तो जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, उसे क्रियान्वयन करने का काम जो किया जाएगा, क्रियान्वयन का, ये क्रियान्वयन का जो काम करेंगे वो करता है निदेशालय। निदेशालय तो एक तो हो गया सचिवालय और एक हो गया निदेशालय। जैसे राजस्थान में शिक्षा सचिवालय जयपुर में है, शिक्षा संकुल बोलते हैं जिसको, जबकि शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। बीकानेर में सारी योजनाएं, निर्णय जयपुर से होता है, लागू बीकानेर करता है। अलग अलग विभाग के अलग अलग निदेशालय राजस्थान में अलग अलग स्थान पर है। जैसे कृषि निदेशालय आप लोगों ने पढ़ रखा है, उदयपुर, उदयपुर में अलग अलग जगह। कानून निदेशालय जोधपुर में, कार्मिक निदेशालय अजमेर में, अलग अलग पशुपालन निदेशालय भरतपुर में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग निदेशालय। और ये फील्ड में रहते हुए लिए गए निर्णयों को लागू करते हैं। तो मौर्य काल में भी ये व्यवस्था थी। मौर्य काल में ये जो राजधानी, जयपुर राजधानी है क्या? तो राजधानी में जो रह करके काम करते थे वो तो हो गए दोस्तों पारिसा, और जो फील्ड में रह करके, जनता के बीच रह करके जो निर्णय को लागू करते थे उन्हें कहा गया था विभागाध्यक्ष या अध्यक्ष। तो मौर्य काल में इन निदेशालय के अधिकारियों को क्या कहा गया? अध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। कितने अध्यक्ष हैं? 27 अध्यक्ष हैं। तो उन 27 अध्यक्ष में कुछ कुछ 2-5, मैं आपको 5 याद कराऊंगा, और क्योंकि आपके एक अध्यक्ष पूछा गया है, सीता अध्यक्ष। ये आपके 2016 के एग्जाम में जीके में पूछा गया, कौन होता था सीता अध्यक्ष? अब ये तो आपने क्वेश्चन देख रखा, वेरी गुड, सही बताया। दोस्तों ये जो अध्यक्ष है इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। सीत जो जमीन होती है, सरकारी जमीन, उसको सीत कहते हैं, सीत। आपको याद हो तो राजा जनक की सीता बेटी नहीं थी, राम की पत्नी सीता। अरे जनक की बेटी थी क्या? सगी बेटी नहीं थी। उसने जब हल चलाया था, जब अकाल पड़ा, फिर बारिश हुई तो उसने हल चलाया। हल चलाते, चूंकि राजा को उद्घाटन करना था हल का, जब वो उद्घाटन करने के लिए जमीन में हल जोता, वैसे ही हल के आगे एक मटका आया। उसने हल रोका, मटका खुलवाया तो उसमें एक बच्ची रोती हुई मिली, छोटी सी बालिका, बच्ची, शिशु। और वो शिशु उसे पाला पोसा और उसका नाम था सीता। तो सीता क्यों नाम रखा गया? क्योंकि सीत से निकली थी, सरकारी भूमि से निकली थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। तो सीता का अर्थ ही होता है सरकारी भूमि, और सीता अध्यक्ष का मतलब क्या होगा बताओ? सरकारी भूमि का अध्यक्ष, सरकारी जमीन का अध्यक्ष। तो एक एक करके मैं याद कराऊंगा आपको। सरकारी जमीन का अध्यक्ष, इसमें 27 के 27 याद नहीं करने, 5-7 जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको याद कराऊंगा। तो अब तक जो आपने लिखा उसके आगे मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूं, आप लिखिएगा। ये कल वाले लिखे हुए ना आपके? अरे 18 तीर्थ लिखे हुए हैं क्या? ओके, नीचे लिखे
अर्थशास्त्र में इन तीर्थों का वेतन, अर्थशास्त्र में इन तीर्थों का वेतन तीर्थों का वेतन 12,000 पण है। 12,000 पण है। मैंने अभी बताया था शायद, मिटा दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं बताया था 12,000 पण। तो आप, मैं दोबारा लिख देता हूं ना, इतनी बात करने के बजाय मैं लिख ही देता तो बढ़िया रहता। 12,000 पण वार्षिक बताया गया, वार्षिक बताया गया। बताया गया है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष, मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखेंगे। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में राजधानी में लिए गए निर्णयों, राजधानी में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन, निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए 26 या 27, दोबारा बोलूं, अर्थशास्त्र में कोमा राजधानी में कोमा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए 26 या 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ओके, तो ये अध्यक्ष हो गए। अब एक एक करके मैं बात बता दूं कि एक तो मैंने ये बता दिया कि अध्यक्ष क्या काम करते हैं। अरे बोलो, अरे क्रियान्वयन करते हैं बच्चों, एग्जीक्यूशन। एक होता है डिसीजन लेना, जैसे मैं मान लो ऑफिस में हेड पोस्ट पे हूं, मैं कहूंगा कि तुम सब ये काम करोगे, और हो सकता है कि तुम जब तक एसडीएम बन करके और ट्रेनिंग पूरी करके आओ तब तक क्या पता भगवान ने चाहा मेरा सिविल सेवा में हो जाए या प्रमोशन हो जाए, और हो सकता है मैं तुम्हें बॉस के रूप में मिलूं और तब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और तुम मेरे ऑर्डर को क्रियान्वयन करोगे। मैं तुम्हें कहूंगा कि वहां सिकंदरा चौराहे पर आज दंगा हो सकता है, जाओ, इतनी फोर्स इतनी बजे पहुंचेगी और सबसे पहले किसी भी कीमत पे गोली नहीं चलानी। तुम लोगों को समझाओगे, नहीं माने तो सिर्फ अश्रु गैस के गोले, बस लास्ट, चाहे पानी फेंकना पड़े लेकिन गोली नहीं चलानी है, ये मेरा आदेश है। तो लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने वाले जो अधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे? अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में इनको अध्यक्ष कहा गया। ठीक है, ओके। तो अध्यक्षों में सबसे पहला अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, सीता अध्यक्ष। तो नंबर 1 लिखेंगे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। तो इसमें लिखना है बेटा, राजकीय कृषि, राजकीय कृषि या भूमि का प्रमुख, राजकीय कृषि या भूमि का प्रमुख। दूसरा लक्षणाध्यक्ष,
लक्षणाध्यक्ष, ये टकसाल अधिकारी होता था। टकसाल अधिकारी, इसके अधीन रूप दर्शक निरीक्षक होते थे। जो सिक्कों की शुद्धता की जांच करते थे। पन्याध्यक्ष, ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। कूप्याध्यक्ष, जंगलों से प्राप्त वस्तुओं का प्रमुख। आक्राध्यक्ष, खानों का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं के पंजीकरण का प्रमुख। एक मुद्रा अध्यक्ष और 7वां लिख दो। ये विदेशियों को पासपोर्ट जारी करता था। एक पोतवा अध्यक्ष, मापतोल प्रमुख।
तो लिख दिया, लिख दिया क्या बच्चों? ओके, नहीं लिखा तो बोल दो अभी भी। तो 27 में से 8 ये महत्वपूर्ण भी हैं और अलग भी हैं। बाकी तो यदि पहली बात तो महत्वपूर्ण आएंगे भी नहीं प्रश्न, और मान लो आ ही गया प्रश्न, आ गया तो आ गया, तो उसमें आपको नाम से ही क्लियर है। जैसे सुराध्यक्ष, शराब का प्रमुख। जैसे लोहाध्यक्ष, लोहे के खानों का प्रमुख या लोहे से संबंधित। तो बाकी को आप कर दोगे। ये वे हैं जो नाम कुछ और काम कुछ और, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है ये। तो नाम सीताध्यक्ष और काम राज के कृषि का। तो ये मैंने समझा दिया कि सरकारी भूमि जो होती है उसे सीता कहते हैं, याद कर लो। सीता सरकारी भूमि को कहा जाता था। दूसरा लक्षणाध्यक्ष, अरे लक्षण देखने वाला, सिक्कों के लक्षण है, लक्षण देखने वाला सिक्कों के, कि सिक्का सुंदर है, सिक्का चांदी का है या मिलावट है। तो जहां सिक्के ढाले जाते थे, टकसाल, जहां सिक्के बनाए जाते थे, टकसाल, उन टकसाल का प्रमुख अधिकारी है कौन? लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रमुख अधिकारी है। वो टकसाल में जो सिक्के बनते हैं उनको देखता है, कितने सिक्के बनाने हैं उनको देखता है, उनकी शुद्धता। इस लक्षणाध्यक्ष ये बिग ऑफिसर है। इसके नीचे मेरे जैसे इंस्पेक्टर भी बहुत सारे होते थे, ये रहे। और कुछ इंस्पेक्टरों को कहते थे रूप दर्शक, और रूप देखा करते थे। किसका रूप? तेरा रूप देखने की जरूरत नहीं, सिक्कों का रूप, कि उनमें सिक्कों में शुद्धता है, सिक्के का रूप सही आया है या नहीं आया। ठीक है, तो रूप दर्शक कौन है? रूप दर्शक बोलो। निरीक्षक जो किसकी जांच करेगा? शुद्धता के। ध्यान दे, ये रूप शब्द है ना, रूप देखने वाला, रूप दर्शक, यहीं से हंसो मत, यहीं से रुपया बना, रुपया, रूप से बनने वाला सिक्का रुपया। आज हम जो रुपया कहते हैं वो रूप से बना हुआ है, तो तुम इसको अन्यथा मत लो। तो मैं कह रहा हूं कि रूप देखता था, सच में रूप की से बना हुआ रुपया, रुपया कर रुपया। आज भी हमारी मुद्रा का नाम है रुपया। ये रुपया जो है रूप से बना है, और रूप देखने वाला रूप दर्शक, रूप के दर्शन करने वाला रूप दर्शक। इंस्पेक्टर की रूप ठीक ठाक है या कुरूप है, आदमी की बात नहीं है, सिक्कों की बात है कि रूप ठीक है या कुरूप है। तो रूप दर्शक, मैं सोचता हूं कि बहुत समझा दिया। पन्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य को पन्ने कहते थे, पन्ने। आजकल भी पुराने जमाने के बनिए उसको पन्ने कहते हैं, पन्ने। पन्ने का अर्थ है व्यापार वाणिज्य। तो पन्ने का अर्थ है व्यापार वाणिज्य। तो पन्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य प्रमुख है। कूपियाध्यक्ष, जंगल से शहद की, मेहंदी की कूपियां आती थी। मेहंदी की कूपी नहीं होती क्या? जंगल से नहीं आएगी क्या? तो जंगलों से जो चीजें प्राप्त होंगी उनका प्रमुख अधिकारी कौन होगा? कूपियाध्यक्ष। क्योंकि जंगल से मेहंदी के पौधों से मेहंदी की कूपियां आएंगी, तो कूपियाध्यक्ष। याद हुआ क्या? आकरा अध्यक्ष, आकरा, खान जहां जहां है, खानों के आसपास आपने देखो आंकड़े खूब उगे हुए हैं। अरे आंकड़े जानते हो क्या? तो बस, तो फिर ये क्या समझाओ? जहां जहां खान है उनके आसपास उन पहाड़ों में आंकड़े ही आंकड़े हैं। उन आंकड़ों का प्रमुख मतलब खानों का प्रमुख आंकड़ा अध्यक्ष, आंकड़ा अध्यक्ष। मौर्य काल में वेश्याओं को गणिका कहते थे, और सबसे ज्यादा इनकम होती थी इनसे। सरकार लाइसेंस देती थी
क्योंकि वो जमाना था। आजकल की तरह छुपम छुपी नहीं चलती थी, सब कुछ ओपन था। मौर्य काल ज्यादा व्यवस्थित था और वहां पर जो भी ये कार्य करे सरकार उसे पंजीकृत करती थी, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेती थी कि कोई भी गुंडा मवाली आकर के किसी वेश्या को धमका नहीं सकता, अत्याचार नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो राज्य में अपना पंजीकरण कराएं और राज्य को नियमित टैक्स देवें। तो राज्य को टैक्स मिलता था और इस टैक्स कलेक्शन करने वाला अधिकारी जो होता था वो कौन था? गणिकाध्यक्ष। ओके, अगला एक और बता दिया मैंने, मुद्रा। मुद्रा मतलब सील। अरे पासपोर्ट पे सील होती है कि नहीं होती? तो सील ठोकने वाला अधिकारी मुद्रा अध्यक्ष, और पासपोर्ट पर सील होती है। आ गया समझ में? बस एक लास्ट और रट्टे मार लो, एक ही तो बचा। मौर्य काल में मापनी तोलनी का काम जो करता था कि बाट 1 किलो का शुद्ध है कि नहीं है, कम है, 2 किलो 5 किलो 50 किलो शुद्धता है कि नहीं है, कम तो नहीं है, इसलिए जो सील लगाई जाती थी वो पोतवा अध्यक्ष लगाता था। और वो एक जगह नहीं रुकता था, वो चेकिंग करने के लिए चला करता था। उस जमाने में रेलगाड़ी थी क्या? हवाई जहाज था? कार थी? इसलिए वो नाव में बैठ करके नदियों के माध्यम से, क्योंकि पाटलिपुत्र और आसपास का क्षेत्र नदियों के किनारे, गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, सरयू, ब्रह्मपुत्र, आसपास सोन, यमुना, जितनी भी नदियां, तो नदियों के माध्यम से उस जमाने में परिवहन होता था और नदी में बैठ बैठ करके ये मापतोल की जांच किया करता था। और पोत का मतलब जहाज को कहते हैं। अरे जहाज को पोत कहते हैं क्या? तो पोतवा अध्यक्ष का मतलब कौन है? जो जहाज में बैठ बैठ करके बाटों की जांच करेगा कि तू कम तोलती है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम देती है, तो तुम्हारी जांच कौन करेगा? वो आ रहा है, वो जहाज में बैठ चुका है, वो जहाज आया, वो नाव आ रही है, आ गई, पोतवा अध्यक्ष। तो मैं समझूं कि आप समझ गए हैं या नहीं समझूं? समझ लूं? चलो तो ठीक है, तो समझाओ, तुम इधर जाओ। तो बताओ, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तुम बोलोगे। ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने, इनमें से मैं बोला व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष कौन? पन्ना अध्यक्ष। खानों का अध्यक्ष कौन? सरकारी भूमि और जमीन का अध्यक्ष? वेरी गुड। वेश्याओं का अध्यक्ष? और जो जंगलों से प्राप्त आय का अधिकारी? कुप्या अध्यक्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। और सरकारी टकसाल का प्रमुख? वेरी गुड यार, सच में अच्छे बच्चे हो, इसमें दो राय नहीं है। जब मेरा को अच्छा लगेगा तो अच्छे बताऊंगा, जब मुझे लगेगा कि मक्कार और धूर्त हैं तो मैं वो भी कहूंगा। मेरा तुम बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं, जो सत्य वो मैं कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ ना कहूं। क्योंकि मैं तुम्हें मात्र आऊं, बाकी जैसे टीचर्स कई बात करते हैं आपकी क्लास के लिए, हम लोग कि बोले अपने को क्या करना है, जाएंगे चुपचाप क्लास, घंटा पढ़ाएंगे बच्चों को, कोई याद करे तो ठीक, नहीं करे तो और भी ठीक, अपने क्या है, चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो कर्म है थोड़ा उस पर भावना से काम किया जाए। मापतोल करने वाला अधिकारी कौन था बेटा? पोतवा अध्यक्ष। वेरी गुड, अरे वाह। और जो विदेशियों को पासपोर्ट जारी करेगा वो कौन है? मुद्रा अध्यक्ष। वेरी गुड। तो ये तो मामला जो आपने सलटा दिया सारा। अब इन प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती कैसे होती थी ये बताओ। वैकेंसी आती थी, बिल्कुल सही है, परीक्षा भी लगती थी, ये भी सही है, लेकिन उसके सिलेबस में रिटन एग्जाम नहीं थी, गुप्त एग्जाम थी, गुप्त, गोपनीय। आदमी की जांच होती थी, महिला की जांच होती थी, और उस जांच को यानी कि भर्ती करने हेतु
जो परीक्षा होती थी, परीक्षा, उसे अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया? उपधा परीक्षण। ये उपधा परीक्षण 4 तरह के होते थे। पहली धर्मोपदा, दूसरा कामोपदा, भयोपदा, धनोपदा। चार प्रकार के टेस्ट। सबसे पहले जिसको प्रशासनिक अधिकारी बनाना है उसके धर्म की परीक्षा होगी। धर्म की, धर्म का मतलब वो अगरबत्ती करने वाला धर्म नहीं, कि मैं एक शिक्षक हूं और अपना शिक्षक धर्म निभाऊंगा, और तुम विद्यार्थी हो और तुम्हारा विद्यार्थी धर्म है, ये वाला धर्म। तो जिस प्रशासनिक पोस्ट पर तुम्हें बैठाना जा रहे हैं उसका धर्म तुम निभा सकते हो या नहीं। तुम धर्म से डिग तो नहीं जाओगे। धर्म की परीक्षा। काम की परीक्षा, यदि कोई जेंट्स है तो उसके लिए 2-4 सुंदर कन्याएं भेजना और जाकर के उनसे बताना कि जी ये काम है जी, कर दो जी, हम आपके साथ साथ हैं। तो कहेगा हाँ जी हो जाएगा जी, आप तो साथ साथ रहो। आउट, फेल है। कामोपदा। भयोपदा अर्थात तलवार लेकर के अधिकारी को घेर लेना कि काटेंगे, काम कर, साइन कर, काट के फेंक देंगे तेरी मुंडी को, डरा धमकर, प्रेशर में लाना। अब प्रेशर के आगे वो जूझता है या हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर कर दिए, फेल है, और भिड़ गया कि हाँ नहीं, चाहे जान जाए, 1000 बार जाए, लेकिन मैं मेरे धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, तो इसका मतलब पास हो गया। और धनोपदा, रिश्वत दे करके 1 लाख ले लो ना, 2 लाख ले लो, काम कर दो ना। और वो उसने कहा हो तो गया काम से। व्यवहारिक परीक्षा है बच्चों। ये अपने जीके वीके पढ़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के कभी काम में नहीं आते, लेकिन ये वो चीजें हैं जो वास्तव में किसी का व्यक्तित्व और चरित्र का निर्धारण करती है। इसलिए मौर्य प्रशासन की परीक्षाएं, परीक्षण, भर्तियां ज्यादा व्यवहारिक और विश्वसनीय थी। ठीक है, तो मैं लिखा दूं, लिखे नीचे, नोट डाल दो, एक नोट। नोट डालें। मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती परीक्षा को उपधा परीक्षण कहा जाता है। उपधा परीक्षण कहा जाता है। अब इनको 4 भागों में बना दो, ऐसे कैसे? नैतिकता या धर्म की परीक्षा, काम वासना या चरित्र की परीक्षा, डर एवं साहस की परीक्षा, भ्रष्टाचार की परीक्षा, लिख दिया दोस्तों।
लिख दिया, तो ये तो याद भी हो गया। प्रशासकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा होती थी उसे उपदा कहते थे। 4 प्रकार की होती थी। सबसे पहले धर्म की जांच है, धर्मोपदा। इसके बाद काम की जांच है, कामोपदा। इसके बाद भय की जांच है, भयोपदा। और लास्ट में धन की जांच है, धनोपदा। ये वास्तव में आपको लगता नहीं कि ज्यादा अच्छी परीक्षा है? ज्यादा अच्छी।